जय श्री स्वामीनारायण स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 9 एम्परर अशोका। Dear student, today I am going to teach you about Emperor Ashoka. Chapter number 9. In our previous lecture, I have explained about who established the Mauryan Empire. Then I have also discussed about Ashoka. Today I am going to teach you the Mauryan administration. विद्यार्थियों, आज हम इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य कालीन समय में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस तरह का प्रशासन था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा मेरे पूर्व के लेक्चर के अंदर आपने मौर्य साम्राज्य नंद वंश को ख़त्म करके चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्ता ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद बिंबिसार, उसके बाद अशोका, इस तरह कई अनेक राजाएं हुए हैं। आज उसी साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स था, आज हम उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वापस से ध्यान रखना, अवर टुडेज टॉपिक इज द मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ, मौर्य के समय में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थाएं थी। दूसरा हमारा बड़ा जो टॉपिक होगा वो कलिंग है ना, कलिंग, जिसमें अशोक ने युद्ध को गिव अप किया था, त्याग दिया था। तो आज उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेल डिफाइंड। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी चर्चाएं हमको मिल रही है वो वेल डिफाइंड है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइड फ्रॉम एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अब देखो, इनकी जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, तो यहाँ एडिक्ट्स ऑफ अशोका मतलब अशोका के शिलालेख, जहाँ तक उसका राज्य था वहाँ तक उनके पत्थरों पर रूल्स रेगुलेशन एवं मतलब उसके बारे में संदर्भित कई सूचनाएं और भी अन्य तरह की सूचनाओं के बारे में इनग्रेव्ड कर रखा है। तो पहले हमें इंफॉर्मेशन एडिक्ट्स ऑफ द अशोका से मिलता है। दूसरी मौर्यन साम्राज्य के अंदर है हमारा मेगास्थनीज, राइटर था, इंडिका नामक बुक से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और थर्ड जो है ना इज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल डिफाइंड। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट, जहाँ तक इसके ऊपर हमारा जो नॉलेज है मौर्यन के बारे में, डेराइव्ड फ्रॉम द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और इसके बाद में मेगास्थनीज, इंडिका, एंड थर्ड वन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो इन 3 सोर्सेज से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अशोका के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फाउंडेड ऑन द गाइडलाइन ऑफ द इफेक्टिव एंड गुड गवर्नेंस बाय चाणक्याज अर्थशास्त्र। देखो, मौर्य का जो भी शासन व्यवस्थाएं, मौर्यकालीन जो व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण रूप से बेस्ड गवर्नेंस जो था, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स था, तो बेस्ड ऑन चाणक्य। किसके आधार पर? चाणक्य के अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट की बुक है जो अर्थशास्त्र है वो उसके आधारित थी। द किंग हेल्ड द सुप्रीम पावर। अब देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत राजा था वो
सुप्रीमो था। द किंग हेल्ड द सुप्रीम पावर, ही टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स। वो जो भी बड़े निर्णय लेता था वो उनके जो मिनिस्टर्स होते थे उनसे कंसल्ट करके लेता था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था, दैट इज़ कॉल्ड मंत्री परिषद, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। तो बात ध्यान में आ जानी चाहिए, किंग हेल्ड द सुप्रीम पावर। पहली बात, राजा का जो पद था वो सबसे ऊंचा था, लेकिन इसके बावजूद भी वह जो भी निर्णय लेता था राज्य के अंदर वो अपने मंत्री परिषद मतलब अपने मंत्रियों से एवं रॉयल फैमिली के साथ मिलकर के लेता था। ही टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन ओनली आफ्टर, है ना, जैसा लिखा गया यहाँ पे, टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हीज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर को कंसल्ट करके, मंत्री परिषद से कंसल्ट करके, एंड अदर मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, अन्य जो रॉयल फैमिली थी उनसे मिल करके फिर निर्णय लेता था। सिंस द मौर्यन एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, उस समय से देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। इट वॉज डिवाइड इंटू 2 प्रोविंस, इसे 2 प्रोविंसेस के अंदर बांटा गया था, और सच उसमें उज्जैन और तक्षशिला, विच इज रूल्ड बाय गवर्नर्स हु वर यूजुअली रॉयल प्रिंस और कुमार्स। अब ध्यान देखना कि मौर्य जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा राज्य था। इसके हमें 2 डिवीज़न किए हैं, 2 भागों में बांट दिया था, 2 प्रोविंसेस किए थे। 2 प्रोविंसेस में पहला था उज्जैन और सेकंड वन था तक्षशिला। 2 भागों में बांटने के पीछे, और यहाँ जो गवर्नर है ना, इनके लिए यहाँ गवर्नर होते हैं। गवर्नर मोस्टली कोई रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो सकते थे, राजकुमार होता था। तो इस तरह शासन की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए 2 प्रोविजंस के अंदर इसे डिवाइड कर दिया था। तो फर्दर इसके अतिरिक्त इन 2 डिवीज़न के साथ साथ में प्रोविज़न को और ज़्यादा अधिक कई भागों में, और सेवरल, है ना, टाउन्स, विलेज, कई भागों में उसको और विभाजित किया गया था। ईच विलेज हैड हेडमैन, और हर गांव के अंदर एक हेडमैन होता था, कोल्ड, जिसको ग्रामिका के नाम से पहचाना जाता था। तो ईच विलेज हैड अ हेडमैन, हर गांव के अंदर एक हेडमैन होता था, कोल्ड द ग्रामिका। पाटलिपुत्र, द कैपिटल सिटी, इट्स सराउंडेड टेरिटरीज वर रिगार्डेड एज द कोर एरिया। पाटलिपुत्र वहाँ की राजधानी थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र था, और उसका आसपास का जो एरिया है वो कोर एरिया, मतलब एक हार्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया था। एंड वर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एम्परर, और यहाँ जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सीधा राजा के हाथ में होता था, विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर्स के हाथों में। वेरियसली कहीं इसे क्या कहा जाता था, अमत्साय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंडर मौर्यन। मौर्यन के अंदर में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिसको अमत्साय बोलते थे। फिर महामद्रास का जो मतलब है गवर्नर्स और प्रोविजन अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। गवर्नर ऑफ प्रोविंस, जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त के अंडर में होते थे। और थर्ड पद यहाँ दे देखा है युकियास, और युकियास को होता था सबऑर्डिनेट ऑफिसर। उस समय जो ट्राइबल लोग थे वो क्या थे, द ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट वर मोस्टली इंडिपेंडेंट, मोस्टली वे लोग इंडिपेंडेंट थे। द ट्राइबल किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू पे, जो ग्रामीण लोग थे वो एक्सपेक्ट करते थे पे करने में। तो इस तरीके से ये आज हमने आपको पहला जो डिस्कशन किया है वो उसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो, कलिंग उड़ीसा के अंदर एक प्रांत था, बड़ा राज्य था, जहाँ अशोका ने बहुत बड़े प्रोविजंस, है ना, बहुत बड़े राज्य को विस्तार किया, लेकिन कलिंग के बीच में एक आ रहा था। मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सका था।
अशोका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी फॉरेन के साथ और साउथ में जाने के लिए। फिर उसने अंततोगत्वा निश्चय किया और कलिंग के ऊपर अटक किया। तो लाइक हीज प्रेसिडेसेस अशोका गवर्न हिज एम्पायर वेल एंड ट्राई टू एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज। अब देखिए, लाइक हिज प्रेसिडेंस, अपने पूर्वजों की तरह अशोका गवर्न हिज एम्पायर, अशोका ने गवर्न किया मतलब राज्य चलाया, हिज एम्पायर वेल, बहुत अच्छी तरीके से, एंड ट्राइड टू एक्सटेंड इट्स, और उसने अपने राज्य को बढ़ाने विस्तार करने का प्रयास किया, अपनी बाउंड्रीज को। कलिंगा, उड़ीसा, नाउ प्रेजेंट डे उड़ीसा, वॉज द ओनली किंगडम। कलिंग जो राज्य था वो मात्र एक ऐसा राज्य था दैट वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय मौर्यस, जो मौर्य लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सके थे। इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट इट कंट्रोल द रूट्स ऑफ द साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बाय द लैंड एंड सी। और देखो यहाँ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये जो एरिया था अशोका के लिए, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रूट्स टू साउथ इंडिया कंट्रोल, क्योंकि यह जो बीच का जो एरिया था वो कंट्रोल करता था साउथ में जाने के लिए, एंड साउथ एशिया लैंड और सी में जाने। अशोका रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलिंगा, और अशोका ने कलिंगा के इम्पोर्टेंस, कलिंग है ना, कलिंग राज्य के इम्पोर्टेंस को समझा। एंड हिस्टोरिक बैटल फॉर कलिंगा वॉज फॉट, और कलिंग के साथ में ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। दिस वॉर चेंज अशोकाज लाइफ, और इसने दिस वॉर चेंज्ड, इस वॉर ने, इस युद्ध ने अशोका के जीवन को बदल डाला। फॉर द कलिंगा वॉज द कॉन्कर्ड, और यद्यपि इस युद्ध को अशोका ने जीत लिया। द लॉस वॉज टेरिबल, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अशोका वॉज हॉरिफाइड, अशोका डर गया। व्हेन ही विटनेस द आफ्टरमैथ, जब परिणाम देखे युद्ध के ऑफ वायलेंस के जो परिणाम देखे, उन परिणामों को देख करके उसका मन परिवर्तित हो गया। वो परिणाम वायलेंस एंड रेस्टिलेंट ब्लडशेड, जो परिणाम, इस ब्लड का जो परिणाम उसने देखा, ही देन रिजॉल्व नॉट टू फाइट एनी मोर, और उसके बाद में उसने निश्चय किया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा, और अब जो भी होगा वो युद्ध के बजाय शांति से और फ्रेंडशिप से वर्क करेगा। The conquest of the kingdom was horrifying and many thousand soldiers and common people were killed. अब ये इतना दर्दनाक था ये युद्ध, इस तरह का युद्ध था। द कॉन्क्वेस्ट, जो विजय तो हुई, किसकी हुई? अशोका की, लेकिन हॉरिफाइंग, लेकिन उसे डरा दिया, भयभीत कर दिया। मैनी थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर, हजारों की संख्या में सोल्जर्स की डेथ हुई, पीपल, कई कॉमन लोग मारे गए। ही हैड मेंशन इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन दैट 150,000 वेयर डिपोर्टेड, और अपने उसने मेंशन भी कर रखा अपने एक इंस्क्रिप्शन के अंदर, है ना, ये इंस्क्रिप्शन के अंदर दैट 150,000 पीपल वर डिपोर्टेड, मतलब वहाँ से छोड़ के चले गए। 100,000 वर किल्ड, 1000 ऑफ पीपल क्या हो गए, मर गए। एंड मेनी टाइम्स द नंबर पेरिस का मतलब कई संख्या में खत्म हो चुके थे। द साइट ऑफ द बैटल फील्ड अशोका विद द हॉरर एंड डिस्मे, और देखो इस अशोका के इस हॉरर, भयभीत कर दिया, डिस्मे कर दिया। शॉक्ड एट व्हाट ही हैड डन, और उसे शॉक में डाल दिया। ही वॉट नेवर टू वेज ए वार अगेन, और उसने फिर वहाँ शपथ ली अब वो युद्ध कभी नहीं लड़ेगा। एंड सून आफ्टर अशोका बिकेम ए बुद्धिस्ट, और बाद में अशोक एक बुद्धिस्ट बन गया, उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। ही एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा, और उसने अहिंसा की पॉलिसी अपनाई, नॉन वायलेंस। ही वॉज नाउ फिल्ड विद द कंपेशन, अब वो देखो दया के साथ, करुणा के साथ भर गया। फेल्ट एंड नीड फॉर राइट लिविंग। किंग अशोका कुड नॉट सेलिब्रेट विक्ट्री ओवर कलिंगा, उसने कलिंगा की विजय की विजय गाथा, मतलब विजय को उसने सेलिब्रेट नहीं किया। ही वॉज डीपली एंग्विश्ड बाय सिन, और यहाँ बहुत ही दर्द में भर गया,
है ना, अपनी मनोवेदनाओं में भर गया, मतलब बहुत ही उसे दर्द हुआ, ग्रेट मेंटल पेन, है ना, ग्रेट मेंटल पेन, मतलब वो बहुत ही पीड़ित हुआ। बाय सिंस दैट ही विटनेस्ड द बैटलफील्ड। अशोकास 13 रॉक एडिक्ट एक्सप्रेस, 13 नंबर का जो रॉक का शिलालेख है, एक्सप्रेस द डीप रिमोर्स, है ना, प्रायश्चित की बात करता है। दैट ही फेल्ट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग कलिंगा, जब उसने कलिंगा को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद में उसने प्रायश्चित की बात कही। Few kings in the history repented so deeply and tries too hard to make up for the suffering had caused. He was king who gave up the contest after the winning the war. और एक ऐसा राजा था जिसने जीतने के बाद में गिव अप कर दिया, त्याग कर दिया अपनी विजय को। He became the follower of the उपगुप्ता का फॉलोवर बन गया। And he surrendered the weapon and resolve not fight anymore. He surrendered his weapon, है ना, और अपने वेपन्स को उन्होंने सरेंडर कर दिए और नॉट फाइट एनीमोर, और नहीं लड़ने की बात कही। He embraced Buddhism and became a abbot. King Ashoka traveled extensively all over the India and propagated Buddhism. किंग अशोक ने ट्रैवलिंग की जगह जगह पर और बुद्ध धर्म का प्रोपोगेशन किया, प्रचार किया। अशोक अपॉइंटेड ऑफिसर्स, उसने ऑफिसर अपॉइंट किए। डेलीगेटेड पावर टू देम टू एक्सपेक्टेड देम टू बी अकाउंटेबल। स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड धर्म महामंत्रा, जो स्पेशल उसने नियुक्त किया ऑफिसर, जिसको धर्म महात्मास वेर अपॉइंटेड टू डिवोटी देमसेल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ द धर्म को मेंटेन करने के लिए कार्य किए। सो दैट द पीपल कुड ऑब्टेन द हैप्पीनेस एंड पीस, इसलिए लोगों को वहाँ हैप्पीनेस, शांति और खुशी मिली। हिज सन, उसका सन महेंद्र एंड डॉटर सुंगमित्रा ऑल्सो ट्रैवल टू सिलोन। देखो इन दोनों ने, उसके बेटे और उनकी बेटी ने अशोक के सिलोन श्रीलंका गए टू प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ही बिल्ड्स मेनी स्तूपा, उसने कई तरह के स्तूपा बनवाए। विहार्स, मोनेस्ट्रीज, कई मठ बनवाए। इंडिया एज वेल एज अब्रोड, भारत के अंदर तो बनाए, उसके अतिरिक्त विदेशों में भी उसने बनवाए। एस्टैब्लिश बुद्धिज्म एज स्टेट रिलीजन, और उसने बुद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में डिक्लेयर किया, एस्टेब्लिश किया। ही प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड किलिंग द एनिमल्स इन द कंट्री, इसके अतिरिक्त देखिए उसने प्रोहिबिशन लगा दिया हंटिंग के ऊपर और एनिमल को नहीं मारने की बात कही। अशोका बिकेम ए एग्जाम्पलर, ही लिव्ड लाइफ ए वे ही वांटेड टू सब्जेक्ट टू। ही लिव्ड लाइफ द वे, किस तरीके से, जिस तरह से ही वांटेड हिज सब्जेक्ट, जैसे उसकी जनता चाहती थी उस तरीके से जीने की बात कही। ही इनकरेज हिज सब्जेक्ट टू लविंग मर्सीफुल, और उसने इनकरेज किया हिज सब्जेक्ट्स, अपनी जनता को, टू बी लविंग मर्सीफुल, दया, कंपेशंस, भाव संवेदना, पिटीफुल, दया, संवेदना, कंपेंशन। Ashoka curved his policy of dharma, a person's duty to live according certain religions, code pillars, जिनको उसने जगह जगह पर कोड लिखे गए, शिलालेखों पर छपवाए गए, और उसमें से जो बातें छपवाई गई उसमें से क्या क्या थी ध्यान दे। बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वंस एल्डर्स, स्पेशली पेरेंट्स। सबसे पहली बात उन्होंने जो रॉक्स के ऊपर जो अपनी जनता के लिए लिखवाए हैं उसमें क्या था, बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करने की बात कही, स्पेशली पेरेंट्स की बात कही। टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग एनिमल बर्ड्स एंड प्रैक्टिस द अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, जो जानवरों को मार रहे हैं उसे रोका जाए। अब्सटेन फ्रॉम किलिंग एनिमल्स बर्ड्स एंड प्रैक्टिस, और अहिंसा की बात और नॉन वायलेंस मतलब की बात ध्यान रखें। टू बी मॉडरेट एंड एक्सपेंडिचर एंड एक्वायरिंग पोसेशन, बहुत ज़्यादा पोसेशन ना रखें, जरूरत से ज़्यादा मत इकट्ठा ना करें। टू ट्रीट वुमन सर्वेंट्स विद केयर, नौकर को और वुमन को अच्छा केयर करें। शो द रेवरेंस टू द टीचर्स एंड जेल्टर ग्रेटनेस ऑफ ऑल।
आफ्टर अशोका मौर्यन एम्पायर कंटिन्यू फॉर 50 ईयर्स मोर, 50 साल से अधिक समय तक चला। बिफोर डिसइंटीग्रेटेड मेनी रीजन्स आर सजेस्टेड बाय हिस्टोरियन। द एडमिनिस्ट्रेशन माइट हैव बिकेम लेस इफिशिएंट, और बाद में 50 साल तक ही चला क्योंकि इसके बाद में जो भी उसके पीछे जो इतिहासकारों ने बताया कि भाई इसका अंत क्यों हो गया या 50 साल तक ही क्यों चला। तो देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन माइट हैव बिकेम लेस इफिशिएंट एंड फाइनेंशियली ऑल्सो बिकेम डिफिकल्ट टू रन सच ए वास्ट एम्पायर। इतने बड़े साम्राज्यों को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्ट कम होता जा रहा था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसलिए इतने बड़े राज्य को चलाना बहुत कठिन हो गया है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट पॉलिसी ऑफ पीस फॉलोड बाय अशोकाज वीकेंड द आर्मी, और अशोका ने जो पॉलिसी अपनाई शांति की उससे कमज़ोर हो गई, आर्मी कमज़ोर हो गई और उसे संभालना भारी पड़ गया। द फाइनल ब्लोज वॉज गिवन टू द सुंग्स हु कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ मौर्यन फ्रॉम टू द मौर्यन। फाइनल जो ब्लोज था सुंग ने, जिसको हड़प लिया। अब देखिए यहाँ पे विद द मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत कुछ हमें यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 68 के ऊपर पॉइंट्स वगैरह बता रखे हैं। वन रीजन फॉर द इक्लिप्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी अराइवल ऑफ द बैक्टेरियन ग्रीस। देखो, मौर्य साम्राज्य का जो अंत हुआ है ना, अशोका के साम्राज्य मतलब अशोका के बाद उनके बेटे बेटे आए, जो भी मतलब साम्राज्य का अंत हुआ, उसके पीछे यहाँ बैक्टेरियन ग्रीक्स का आना है ना, बैक्टेरिया नेम ऑफ द एरिया, डायनेस्टी का जो एंड अराइवल ऑफ बैक्टेरियन ग्रीक्स। दीज बैक्टेरियन ग्रीक्स प्लेड द मेजर रोल इन कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एंड देयर एडवांटेज एंड एक्सपांडेड इंडिया, और उन्होंने इसका बेनिफिट लेकर के भारत में साम्राज्य स्थापित किया। आफ्टर द इंडो ग्रीक द शकाय कुषाण एस्टेब्लिश देयर रूल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके पश्चात शाक्य फिर कुषाण लोग आए और भारत के अंदर अलग अलग जगह अपने साम्राज्य की स्थापना की। द लास्ट मौर्य रूलर वॉज ओवरथ्रोन बाय पुष्यमित्रा शुंग। जो अंतिम शासक था उसे खदेड़ दिया गया या फेंक दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ही एस्टेब्लिश शुंग डायनेस्टी इन द ईस्ट, और उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की ईस्ट पार्ट में इन द ईस्ट, एंड देन खानवास एंड अदर रूल्ड। द कुषाण वेयर द ट्राइब फ्रॉम टू द स्टेपर्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। कुषाण जो लोग थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से, एंड प्रीडोमिनेंटली मुख्य रूप से नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है जो घुमक्कड़ होते थे। एंड द कुषाण्स माइग्रेटेड टू इंडिया एंड ग्रेटली ऑक्यूपाइड द पार्ट्स ऑफ ईरान। देखो यहाँ से उन्होंने ऑक्यूपाई मतलब यहाँ से माइग्रेट हुए और उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट ईरान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक चले गए। इन आंध्र प्रदेश, उसी समय आंध्र प्रदेश के अंदर सातवाहन, चौल और चेर एंड पंड्या रूल ओवर द साउथ इंडिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर मतलब सातवाहन वंश, चौल वंश, चेर वंश और पांड्या रूल ओवर द साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत के अंदर इनका शासन था बिफोर 2200 ईयर्स टू 1800 ईयर्स। एंड ऑल्सो पल्लवाज एंड चालुक्य इस्टेब्लिश, और इसके बाद में देखिए पल्लवा और चालुक्य इस्टेब्लिश देयर रूल अराउंड 1500 ईयर एगो। इन द डेक्कन, डेक्कन पार्ट का मतलब हमारा जो साउथ पार्ट इंडिया का, द खानवाज एंड सेंट्रल इंडिया एंड सातवाहन एस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी, अपनी ऑथोरिटी को स्थापित की। अपार्ट फ्रॉम दीज वर मेनी अदर स्मॉल, उसके बाद में कई छोटे मोटे राज्य इमर्ज इन इंडिया, इंडिया के अंदर इमर्ज हुए। एंड वी नो अबाउट थ्रू द वेरियस कॉइन, जिसकी जानकारी हमें कॉइन्स के माध्यम से, स्क्रिप्चर के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है। द एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, और उस समय मौर्यकालीन समय की बात की जो बात थी, उस समय एग्रीकल्चर ट्रेड कैसा था? एस्टेब्लिश ऑफ स्टेट्स एंड लेड वंस मोर एंड ग्रोथ टाउन ऑफ द सिटी। मेनी रोड्स एंड वाटरवेज वर डेवलप, उस समय देखिए रोड भी बनाए गए थे, इसके बाद में वाटरवेज भी। सम टाउन्स फ्लरिश अराउंड पोर्ट्स, कुछ जो टाउन थे वो फ्लरिश अराउंड पोर्ट में बदल गए।
इसके बाद में मैनी स्तूपास, टेम्पल, फोर्ट एंड अदर बिल्डिंग वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए फोर्ट्स बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाई गई जगह जगह पर। और इस तरह से आपने पूरे मौर्य साम्राज्य की स्थापना से लेकर के उनका अंत कैसे हुआ, है ना, कैसे अंत हुआ, अंत में शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने आज आपका चैप्टर नंबर 9 फिनिश किया। नेक्स्ट में हम लोग आपको चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये अपनी नोट के अंदर राइट द क्वेश्चन आंसर, आपका होमवर्क है, ये एक्सरसाइज आपको लिख करके लानी है। जय श्री स्वामीनारायण। तो डियर स्टूडेंट, इसका होमवर्क आप लिखेंगे